नमस्कार। लेख मंजूषा पेज पे लेख मंजूषा के त्रैमासिक गद्य कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन के संग स्वागत है। हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय रजनीश दीक्षित जी, जो अभी वर्तमान में बड़ोदरा गुजरात में निवास कर रहे हैं, पेशे से इंजीनियर, लेकिन लघु कथा के दिग्गज। अभी मैं उन्हें मंच पे ही स्वागत करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ उनकी ही लघु कथा के पाठ से। स्वागत है रजनीश दीक्षित जी आपका। आप अपनी लघु कथा को पाठ करें, उसके बाद हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। जी, स्वागत है। बहुत नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो आपका आभार कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। जहाँ तक दिग्गज वाली बात जो आपने कही, तो मेरे लिए ये शब्द बहुत बड़ा है और हमेशा एक विद्यार्थी की तरह आप बड़ों से सीखता रहता हूँ। मेरा परिचय आपने दे ही दिया है, तो मैं शुरू करता हूँ अपनी पहली लघु कथा से, जिसका शीर्षक है हीरा। विनोद और उसके घरवालों को सलोनी पसंद थी। कोई खास मांग भी नहीं थी। सुलझा और सीधा परिवार था। सलोनी के घरवाले भी खुश थे। माफ करें, ये डिस्टरबेंस हो गया। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये स्क्रीन वो चली गई। चलिए, जब तक हम पेज पे आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर कुमार संभव जोशी जी। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन के संग स्वागत करती हूँ। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो कुमार संभव जी, अपना विस्तार से परिचय दें। मुझे आपके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आज हमारी पहली भेंट है, आमने सामने हम मिल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय खुद दें। जी मैम, मंच को नमन कर रहा हूँ। आपको भी रजनीश भाई, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार है मेरा। नमस्कार। संभव जोशी हूँ, राजस्थान से सीकर से बिलोंग करता हूँ और स्टेट गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर हूँ। लघु कथाएं लिखने का मुझे शौक है। कुछ 5-6 साल से लघु कथाएं लिख रहा हूँ। दिशा प्रकाशन से मेरी एकल लघु कथा संग्रह ये आप ही के किस्से प्रकाशित हो चुका है और बहुत से समूह से जुड़ा हुआ हूँ। संप्रति अभी तक मेरा कोई खास योगदान मैं नहीं मान रहा हूँ कि लघु कथा क्षेत्र में मैंने कुछ दिया है। मेरा प्रयास है कि मैं कोशिश करता रहूँ लेखन में, समीक्षा में, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। चल आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और एक सवाल मैं आप दोनों को दे चुकी हूँ, उस सवाल पे मैं दोहरा देती हूँ और मुझे लगता है कि आप दोनों तैयार होंगे उस सवाल का उत्तर देने के लिए। कोशिश करेंगे। पहले अभी लेख मंजूषा के लघु कथाओं को पढ़ते हुए डॉक्टर कुमार संभव जोशी जी ने अपने विचार रखे हैं। लेख मंजूषा के सदस्यों और पूरे देश से आमंत्रित लघु कथा। उसी क्रम में एक सवाल मेरे सामने आया। मैं उस पूरे वाक्य को ही पढ़ देती हूँ। सभी मूर्धन्य लेखकों के कुछ स्व निर्मित मापदंड होते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि लघु कथा नियमानुसार सही हो, परंतु निर्णायक महोदय के मापदंड पर खरी न भी उतरे। उदाहरण स्वरूप, लघु कथा की अंतिम पंक्ति चुटीली हो, पंचलाइन तभी योगराज सर वाह करेंगे, अनकहा हो तभी मेरा नाम लेके ही था, और नेपथ्य हो तो बलराम सर नंबर देंगे, प्रयोग धर्मिता हो तो मधुपदीप सर और योगराज सर को जमती थी, निदानात्मक हो तो बाबा यानी डॉक्टर सतीश राज पुष्करना जी के बारे में कहा गया है कि निदानात्मक हो तो बाबा को भाती थी। उसी पर कहा गया कि इसमें जो 4-5 पंक्तियां हैं
उसमें 1, 2, 3, 5 में लगभग एक ही बात कही गई है, लेकिन फिर सवाल आया, अनकहा, नेपथ्य, निदानात्मक, पंचलाइन, क्या एक ही बात है? डॉक्टर संभव जोशी जी, आपसे जी जानना मैम। चाहिए। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मापदंड स्वनिर्मित या लेखक या समीक्षक के द्वारा निर्मित नहीं होते। मापदंड तो विधा संबंधित है, विधा के मापदंड होते हैं। लेखक समीक्षक जो भी है वो उसकी व्याख्या अपने अपने अनुसार कर सकते हैं, लेकिन मापदंड तो पर्टिकुलर विधा के हैं, वो फिक्स है और नहीं है तो होने चाहिए। अगर कोई विधा है जिसके मापदंड ही तय नहीं है तो फिर वो विधा अपनी एक विशिष्ट पहचान नहीं बना सकेगी। जैसे मैं लघु कथा फील्ड का आदमी हूँ, लघु कथा से संबंधित बात कर रहा हूँ कि नीति कथा है, बोध कथा है, या जातक कथा है, कजाक कथा है वगैरह, काफी लोक कथाएं प्रचलित है। इन सबको इन सब ये छोटी है, आकार में छोटी है, इन सब में एक संदेश छुपा हुआ है। ये सब कोई पर्टिकुलर किसी विषय विशेष पर अपनी बात भी कहती है, लेकिन लघु कथा से बिल्कुल अलग है। इसका मोटा मोटा सा रीजन ये है कि लघु कथा का एक मानक है, एक मापदंड है। जो लघु कथा रचने का एक सिद्धांत है, उसकी रचना प्रक्रिया है, वो एक नीति कथा, बोध कथा से बिल्कुल अलग है। तो ये सबसे पहली चीज तो ये होगी कि मानक किसी भी विधा के लिए बहुत जरूरी है। मापदंड जो है किसी भी विधा के लिए बहुत जरूरी है, और अगर इन मापदंडों पर कोई लघु कथा खरी उतरती है तो ही वो समीक्षक को पसंद आएगी। समीक्षक समीक्षक से मेरा तात्पर्य यह है कि वो विधा का जानकार और वरिष्ठ या विशेषज्ञ व्यक्ति होना आवश्यक है। जो हम फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं उन्हें हम समीक्षा नहीं कहेंगे, मैं कम से कम मैं तो नहीं कहूँगा। तो अब इसमें हो रहा ये है कि पंचलाइन, जैसे ये 5 बिंदु इसमें कहते पंचलाइन है, अनकहा है, नेपथ्य है। पंचलाइन कोई जरूरी नहीं है कि अंतिम पंक्ति ही पंचलाइन हो। लघु कथा में एक से अधिक पंचलाइन भी आ सकती है, बीच में भी काफी अच्छे अच्छे पंच मिल जाते हैं, वो भी काफी अच्छे रहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो अंत में ही आए, इसलिए मापदंड जरूरी है। समीक्षक उसको अपने नजरिए से देखता है और उसी स्तर पर उसका आकलन करने की कोशिश करता है। सभी समीक्षकों का अपना अपना एक विशिष्ट अंदाज है, उसी अनुसार वो तय करते हैं। लेकिन जहां लघु कथा अपने समस्त मापदंडों पर उचित है तो उसे कोई नकार नहीं सकता। चाहे योगराज भाई साहब की बात कही है, तो योगराज भाई साहब ठीक है, पंचलाइन उन्हें पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनकहा या नेपथ्य या निदानात्मकता को, इन सबको नेग्लेक्ट कर देंगे, बिल्कुल नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होगी कि लघु कथा अपने मानकों पर उचित हो। मानक में भी सबसे पहली चीज उसका विषय का चुनाव ही सबसे पहला हो जाता है कि लघु कथा का उद्देश्य क्या है, वो लिखी क्यों जा रही है। लघु कथा का उद्देश्य ही है कि सामाजिक विसंगतियां, विडंबनाएं, विद्रूपताएं उनको उठाना है। अगर यही नहीं उठा पा रही है तो फिर वो लघु कथा कैसी, उसमें चाहे कितनी भी अच्छी पंचलाइन डाल दीजिए, वो लघु कथा ही नहीं बन रही। और ये डिफरेंस नीति कथा, बोध कथा में और लघु कथा में भी है कि लघु कथा जो है विसंगति, विडंबना को उठा रही है। नीति कथा का ये कोई जरूरी नहीं है कि उठाए। नीति कथा उपदेशात्मक होती है और लघु कथा जो है संदेशात्मक है, दोनों में फर्क है। जी मैम। चलिए, अपनी बात रखने और स्पष्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक आभार। इसी पर मैं रजनीश दीक्षित जी से भी चाहूंगी कि अपने विचार आप भी रख लें। उसके बाद हम आपके लघु कथा, आप लोगों की लघु कथा जानेंगे कि वो सामने प्रस्तुत होने से ये होगा लोगों को सीखने का एक मौका कि आप लोग कैसा लघु कथा होना चाहिए, कैसी लघु कथा होनी चाहिए। स्वागत है रजनीश जी। जोशी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से लघु कथा के आधार और बेस के बारे में बताया। मेरे हिसाब से जो हमारे वरिष्ठों की आकांक्षाएं हैं उनका स्तर एक ऊंचा स्तर है और लघु कथा को उनके मानकों के हिसाब से लिखते हुए जरूर उस पर खरा उतरना चाहिए। लेकिन लेखक के सामने समस्या होती है कि वो वहां तक पहुंचे कैसे। उसके लिए उसको क्या है कि सबसे पहले किसी और की संस्तुति मिले उसे। लेखक को खुद आश्वस्त होना चाहिए कि उसने जो लिख रहा है वो उससे संतुष्ट है। बहुत बार आती है कि जैसे पंच लाइन की बात है कि लघु कथा में पंच लाइन होना चाहिए और लेखक खासकर हमारे जैसे नवोदित ढूंढते हैं कि पंच लाइन हम लाएं कहाँ से। तो मेरा एक
अनुभव है कि लघु कथा के कथानक में पंचलाइन होती है। जब भी हमारे मस्तिष्क में किसी लघु कथा का कथानक बनता है, देखिए कथानक कोई 4, 5 या 10 लाइन का नहीं होता। कथानक में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन होती हैं, उसमें पूरा खाका होता है और अगर लेखक उसी को ध्यान से देखे, तो उसी में उसको पंचलाइन मिल जाती है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो वरिष्ठ हैं उनका पूरा सम्मान है, लेकिन फिर भी कई बार देखा जाता है कि एक वरिष्ठ के या एक जानकार के जो उनके विचार हैं, उनके अपने स्वीकारता या अस्वीकारता की बात है, वो दूसरे को स्वीकार या अस्वीकार होती है। मैं एक अपनी लघु कथा के बारे में उदाहरण के रूप में बता के शायद इन सारे जवाबों के सारे सवालों के जवाब देना चाहूँगा। मेरी एक लघु कथा जिसका शीर्षक है जिज्जी की राखी। ये लघु कथा जब मैंने लिखी तो मेरे ज़हन में ये मैंने कविता लिखी थी, अतुकांत कविता। कालांतर में मुझे लगा कि इसको मैं लघु कथा में लिख सकता हूँ। उसे मैंने लघु कथा में लिखा और यहाँ मैं उन संपादक जी का या उस प्रकाशन का नाम लेना उचित नहीं, क्योंकि हमारा उद्देश्य वो नहीं है। तो हमने वो लघु कथा, चूंकि मैंने अतुकांत कविता लिखी थी, बहुत पसंद की गई, वो कथानक मेरे ज़हन में था, मैंने वो लघु कथा लिखी और प्रकाशन के लिए भेज दी। मेरी लघु कथा दूसरे दिन ही उन्होंने कहा कि ये आपकी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लघु कथा जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि लेखक को खुद आश्वस्त होना चाहिए कि वो लघु कथा है कि नहीं। ठीक है, मैं बिल्कुल निराश नहीं हुआ, हालांकि वो बड़ा प्रकाशन था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसमें फेसबुक पे नया ही जुड़ा हुआ था लेखक समूहों से। तो एक लेखक समूह ने उस समय वो साप्ताहिक प्रतियोगिता आयोजित करते थे, तो मैंने ये लघु कथा वहां भेजी। उस सप्ताह मुझे उस लघु कथा के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु कथा लेखक का पुरस्कार मिला। फिर क्या हुआ, तो मुझे लगा कि देखिए एक वरिष्ठ ने उसको रिजेक्ट किया था और यहाँ पे मुझे सर्वश्रेष्ठ लघु कथाकार का सम्मान मिला। फिर उसी लघु कथा को एक झा जी हैं, अनमोल झा जी, वो मैथिली में बहुत लिखते हैं। उन्होंने मेरी लघु कथा, जब ये पुरस्कार मिला तो मैंने फेसबुक पे वो सूचना डाली, तो उन्होंने कहा कि आप इस लघु कथा को भेजिए, मैं इसे मैथिली में अनुवाद करूंगा। तो वो लघु कथा मेरी मैथिली में अनुवाद हो गई। उसके बाद से वही लघु कथा दृष्टि में आदरणीय अशोक जैन साहब ने प्रकाशित की। वही लघु कथा अभिराम साहित्यिकी में उमेश महादोषी साहब ने प्रकाशित की। और यकीन मानिए कि मैंने जो पहले लघु कथा जिनको भेजी थी, उसमें और जो मैं बार-बार छप रही है, उसमें एक भी शब्द का कोई अंतर नहीं किया। तो मैं इसके सारांश में यही कहना चाहता हूँ कि सारे मापदंड ठीक हैं, लेकिन जब तक लघु कथा का लेखक स्वयं आश्वस्त नहीं है कि वो जो कहना चाह रहा था, जो संदेश देना चाह रहा था, वो उसने अपनी लघु कथा में लिख दिया है या नहीं लिख दिया। एक यहाँ पे सवाल जो पूछा नहीं गया है, लेकिन मुझे अभी याद आया, बहुत महत्वपूर्ण है कि लघु कथा का शीर्षक कैसा हो। बहुत से लेखक मैंने देखा है कि लघु कथा का शीर्षक पहले लिखते हैं, उसके बाद में लघु कथा, तो उनका दायरा बहुत सीमित हो जाता है। उन्हें शब्द चयन के हिसाब से करने होते हैं, उसके जो वाक्यांश होते हैं, जो उसकी बातें होती हैं, वो सारी शीर्षक के इर्द गिर्द होती हैं। मेरा अपना अनुभव है कि कथानक आपके जेहन में है, कथानक के हिसाब से आप रचना लिखिए और उसके बाद में आप उसका शीर्षक दीजिए। फिर जो शीर्षक निकल के आएगा, संभवतः वो शब्द जो शीर्षक में है, 1 है या 2 है या 3 है, वो शायद आपको लघु कथा में ढूंढने में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन वो शीर्षक ऐसा सटीक होगा जिससे कि आपकी लघु कथा बहुत अच्छी बन जाएगी। अभी जब हम आगे मेरी एक लघु कथा पढ़ूंगा तो उसका जो मैंने अभी बात की शीर्षक के बारे में, वो शायद आपको
देखने को मिलेगा। जी, धन्यवाद। आप लोग अपनी लघु कथा का पाठ कर लें, फिर हम कुछ सवाल अगर आता है दर्शक दीर्घा से तो फिर सवाल करते हैं। जी, तो रजनीश हाँ जी। तो मेरी पहली लघु कथा है, इसका शीर्षक है मीरा। विनोद और उसके घर वालों को सलोनी बहुत पसंद थी। कोई खास मांग भी नहीं थी। सुलझा और सीधा परिवार था। सलोनी के घर वाले भी खुश थे कि लड़की देखने की औपचारिकता अच्छे से निपट गई थी। तभी विनोद ने सलोनी से अकेले में बात करने की इच्छा जाहिर। थोड़ी बहुत खुसुर-फुसुर के बाद उन दोनों को एक कमरे में भेज दिया गया। कुछ देर दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर विनोद ने ही चुप्पी तोड़ी। सलोनी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, पर मैंने सुना है कि तुम्हारा कॉलेज में किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध था। वह बोली, अब वह मेरा अतीत है। उसे याद करने का कोई अर्थ नहीं। नहीं, मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए उस संबंध के तब क्या मतलब थे। प्रेम का और क्या मतलब हो सकता है? विनोद थोड़ा थोड़ा झिझका, फिर बोला, मेरा मतलब है तुम्हारे बीच वह सब तो नहीं हुआ जो शादी के बाद होना चाहिए था। सलोनी पर जैसे किसी ने बर्फीले पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। वह कांपने लगी। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और छोटा सा जवाब दिया, नहीं हुआ। ओह, मैं भी बेवजह घबरा रहा था। विनोद ने जैसे चैन की सांस ली। मेरी देह भले ही अछूती हो, पर कहते कहते सलोनी रुक गई। पर क्या? विनोद ने सलोनी को बीच में ही टोक दिया। पर मेरे मन, हृदय, मेरी सांसों, विचारों, सपनों, मेरी हंसी, मेरी खुशी का क्या करोगे? ये सब तो अछूते नहीं हैं। यह सब मैं अपने पहले प्यार पर न्यौछावर कर चुकी हूँ। उसके होंठ जैसे कोई प्रार्थना बुदबुदा रहे थे। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें बंद थीं, गालों पर आंसू थे, पर चेहरे पर तेज उभर आया था। और विनोद जुए में हारे जुआरी की तरह पसीजी मुट्ठियां भींचे सलोनी को बस निहारे जा रहा था। लघु कथा समाप्त हुई। बहुत सुंदर। जी। एक सवाल आया है, आप लोग राजेंद्र पुरोहित जोधपुर से, उन्होंने लिखा है कि लघु कथा में प्रयोगधर्मिता वर्तमान में सिर्फ कालखंड को लेकर ही हो रही है। डायरी, तोता मैना, पत्र लेखन सभी में हम लोग कालखंड नियम में ही स्वतंत्रता लेते हैं। क्या प्रयोगधर्मिता किसी और प्रकार से भी कर सकते हैं? अगर मैं छोटा सा इसका जवाब दे सकूं, वैसे तो पुरोहित साहब खुद ही अच्छे लेखक हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं। लेकिन ये उनका जो सवाल कालखंड को लेकर और प्रयोग धर्मिता को लेकर, मुझे बड़ा दुख है कि हमारे बीच में आदरणीय मधुदीप साहब भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके आशीर्वाद तो हमारे साथ हैं ही। उनका एक पड़ाव और पड़ताल का खंड 33 आने वाला था। सारी तैयारियां हो चुकी थी और उन्होंने केवल उस खंड के लिए प्रयोगधर्मी लघु कथाएं ही मांगी थी। उसमें मेरी भी एक लघु कथा थी, बही खाता, जिसकी अगर आप देखेंगे विधा के रूप में तो आपको लगेगा कि ये दोहे लिखे गए हैं,
तो वो एक अच्छी बात है। जैसे पत्र लेखन शैली है, आजकल बड़ी लोग उसे पसंद कर रहे हैं। संस्मरणात्मक रूप में जो लघु कथाएँ लिखी जा रही हैं, उनको भी पसंद किया जा रहा है। उसका कारण यही है कि लोगों को विविधता चाहिए लेखन में। पहली बात ये है। दूसरी बात, कालखंड को जो लेकर हो रही है, उसमें असल में समस्या ये है कि कालखंड को लोग समझ नहीं पा रहे। कालखंड की अधिकता कहानी में होती है और ना के बराबर लघु कथा में होती है। लघु कथा में क्या है, कभी-कभी संशय नवोदितों को इस वजह से भी हो जाता है कि जैसे क्रिया सेम चल रही है, अनवरत रूप से कहानी आगे बढ़ रही है, कथा आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर उसमें दिन का परिवर्तन हो गया, कल और आज की बात हो गई या सुबह और शाम की बात हो गई, तो कभी-कभी गलत रूप से लोग भ्रमित कर देते हैं कि यहाँ कालखंड हो गया। क्योंकि अगर मधुदीप जी की एक कथा थी समय का पहिया, उसमें देखिए कि उन्होंने पूरे युग की बात की है। तो ये शैली और कालखंड की बात है, इसमें बड़ा छोटा-सा ये है और हमारे बहुत से वरिष्ठ लोग तो इसे मान्यता उतनी देते भी नहीं हैं और मेरे ख्याल से आज के समय में इस पर चर्चा फेसबुक के माध्यम से उन समूहों में हो रही है जहां तुलनात्मक रूप से नए लोग आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले 8-10 साल में लिखना सीखा है या लिख रहे हैं। अब उन्होंने शायद इस पर बात चर्चा भी बहुत कम कर दी है, जो ऐसा मेरा अनुभव अभी हाल के दिनों में रहा है। जी। संभव जोशी जी, आप भी अपने विचार रख दें इस सवाल, इस प्रश्न पे। जी मैम, तो मुझे काफी कुछ सहमत हूँ रजनीश भाई से। सबसे पहली चीज तो ये है, प्रयोगधर्मिता है क्या चीज। प्रयोगधर्मिता तो किसी भी रचना को, किसी भी विधा को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा विधा में प्रयोग किए जाएंगे, जितनी ज्यादा विधा समृद्ध होगी। और वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि प्रयोग जो है वो अधिकतर शैली में हो रहे हैं। शैली लाइक लघु कथा लिखी जा रही है संस्मरण शैली में, पत्र शैली में, डायरी शैली में। मतलब ज्यादा जो प्रयोग हुए हैं वो शैली में हुए हैं। अच्छे प्रयोग तो देखने को ही नहीं मिल रहे, बहुत कम है। अब इसी में अगर कालखंड को भी जोड़ा जाए तो अभी मधुदीप भाई साहब की जो लघु कथा है समय का पहिया, इसका अभी रजनीश भाई ने जिक्र किया, ये एक बहुत अच्छी लघु कथा है। इसमें इन्होंने नाटक शैली का, रंगमंच शैली का सहारा लेते हुए इन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह से कई पीढ़ियों के कालखंड को सम्मिलित किया। दूसरी चीज ये है कि लघु कथा जो है वो क्षण विशेष की घटना है। क्षण विशेष से तात्पर्य है कि वो पर्टिकुलर कोई बिंदु है, उसी पे चल रही है। अब उसमें अगर दिन बदल जाता है कोई बड़ी बात नहीं है, घटना क्रमिक है, दिन बदल जाता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुबह का शाम हो रहा है, दोपहर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कालखंड दोष नहीं लगता है। लेकिन उसमें लेखक की कौशल की अपेक्षा होती है कि वो किस तरह से उस कालखंड को निर्वाह करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम कालखंड को ही एक बड़ी समस्या लेकर के चलेंगे तो ये इसका निराकरण नहीं हो सकता। कालखंड, कालत्व दोष, कालांतर दोष, ये कई इसके विशिष्ट अलग अलग नाम कर दिए गए, लेकिन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कालखंड दोष नाम की कोई चीज नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखना है कि लघु कथा क्षण विशेष की घटना है, अगर वो बिंदु विशेष पर टिकी हुई है तो सुबह का शाम होने में कोई गलत नहीं है। लेकिन अनावश्यक रूप से 2 दिन 4 दिन का विस्तार दे दिया जा रहा है जहाँ पे कोई आवश्यकता ही नहीं है। दूसरी चीज, अगर नेपथ्य हमारे पास एक बैकग्राउंड जो हमारे पास एक है या फ्लैशबैक टेक्निक हमारे पास है, उसका इस्तेमाल करके हम 2 दिन 2 घंटे 4 घंटे को हटा सकते हैं, वो और भी बढ़िया है, ताकि लघु कथा उसी पर्टिकुलर क्षण विशेष पर टिकी रह जाए। प्रयोग करने के लिए तो मैं पुनः वही कहना चाहूंगा कि लघु कथा में प्रयोग हो कहाँ रहे हैं, संस्कृत शैली में प्रयोग हो रहे हैं। लघु कथा विषय प्रयोग मुझे बहुत कम देखने को मिले हैं। शायद खंड 33 पड़ाव और पड़ताल में काफी कुछ देखने को मिलता। मैंने खुद ने काफी सारे शैली में प्रयोग किए हैं। मैंने टेलीफोन एकालाप शैली में लिखे, वर्णनात्मक लिखे, द्वंदात्मक लिखे हैं, पर ज्यादातर प्रयोग शैली में विज्ञान गल्प भी लिखे हैं, भविष्य कथाएं भी लिखी। ये सारे प्रयोग हैं, अच्छी चीजें हैं, प्रयोग होने चाहिए। प्रयोगों के बिना तो किसी विधा का विकास हो ही नहीं सकता। मेरा यही कहना है।
एक शेख शहजाद उस्मानी जी, शेख शहजाद उस्मानी जी शिवपुरी से जुड़े हैं। क्योंकि जी मेरे स्वागत। घर के आसपास लगता है बारातों का शोर हो गया। मैं केवल यहाँ पे आप लोगों को दिखलाती जाऊंगी, आप लोग जवाब देते जाएंगे। जी जी। पत्र लेखन और लघु कथा की पत्रात्मक शैली में अंतर समझा दीजिएगा। शेख शहजाद उस्मानी जी की उलझने समाप्त। सबसे पहले तो उस्मानी साहब का बहुत स्वागत। और उनके जो सवाल हैं बहुत अच्छे रहते हैं। कभी कभी भले ही कोई सोचे कि वो ज़्यादा सवाल पूछते हैं, लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि उनसे जो सवाल आते हैं कभी कभी हमें लगता है कि हाँ नहीं, ये तो मेरा भी सवाल था। अभी उनका जो सवाल है कि पत्र लेखन और लघु कथा की पत्रात्मक शैली में क्या फ़र्क है? एक्चुअली पत्र होता है, उसमें आप कई बातें लिखते हैं, अपने हालचाल लिखते हैं, कोई समस्या होती है वो लिखते हैं, और कुछ आपको पूछना होता है वो भी पूछते हैं आप, कुछ आपका हिसाब बाकी होता है वो भी सारी, तो वो एक पत्र लेखन हो गया, जिसे लघु कथा से जोड़ना ठीक नहीं है। लेकिन जब आप लघु कथा पत्रात्मक शैली में लिखते हैं तो वो आपका एक मैसेज होता है पाठक के लिए। आप जो एक सामान्य रूप से लघु कथा लिखते हैं उसमें आप जो लघु कथा के मानदंड हैं, जैसे अभी जोशी साहब ने बताया कि एक क्षण की जो वृतांत है वो लघु कथा है, तो वो सारी चीज आप किसी को संदेश देते हुए लघु कथा लिखते हैं तो वो लघु कथा पत्रात्मक शैली में हो जाती है। शायद मैं अपनी बात कह पाया। और उनका आगे का जो एक सवाल था वो अगर मैडम आप बता दें। जोशी जी अपने विचार रखेंगे। मैं रजनीश भाई की बात में आगे बढ़ूंगा। शहजाद भाई नमस्कार, आप मेरे भी बहुत प्रिय हैं, हम काफी समय से साथ में हैं। ये जो पत्र लेखन है और पत्र शैली में लघु कथा है, सबसे पहले आप देखिए कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। लघु कथा का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसमें कोई संदेश जरूरी है। पत्र लेखन में संदेश होना जरूरी नहीं। पत्र लेखन पिता का पुत्र को हो सकता है, एक आम चर्चा हो सकती है, अपने सुख दुख के समाचार कहे जा सकते हैं, कोई संदेश हो, कोई विसंगति उठाई जाए, कोई विडंबना विद्रूपता उठाई जाए, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन पत्रात्मक शैली में अगर लघु कथा लिखी जा रही है तो उसकी शैली पत्रात्मक जरूर है, लेकिन उसमें लघु कथा का लघु तत्व और कथा तत्व दोनों आवश्यक हैं। साथ ही साथ उसमें विसंगति, विडंबनाएं, विद्रूपताएं उठाते हुए एक सार्थक संदेश देना भी जरूरी है। तो ये एक सबसे मोटा डिफरेंस है। तो पत्र शैली और पत्रात्मक लघु कथा दोनों में बहुत फर्क है। शहजाद भाई संतुष्ट हैं? आपसे अनुरोध है, आपकी लघु कथा हम लोग सुनेंगे। जी जी, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं एक लघु कथा, छोटी सी लघु कथा है आपके सामने रखना चाहूंगा। लघु कथा का शीर्षक है रक्षा सूत्र। मैं इसे पढ़ देता हूँ। लघु कथा का शीर्षक है रक्षा सूत्र। मोतीलाल मेरा हमउम्र पड़ोसी और जिगरी दोस्त है। 65 सालों से मेरी बहन मेरे साथ साथ उसे भी राखी बांधती आ रही थी। 2 साल पहले बहन के देहांत के पश्चात ये 65 सालों का राखी का सिलसिला टूट गया। आज फिर मोतीलाल की कलाई पर एक छोटी सी राखी देखकर मुझे जरा आश्चर्य सा हुआ। मैं उसके घर जा पहुंचा। यार तू तो जानता ही है, उम्र के साथ तेरी भाभी अक्सर बीमार रहने लगी। मेरे बिना पूछे ही वह बताने लगा। मैंने उनके अंदाज में सिर हिलाया। पिछले दिनों जब वह हॉस्पिटल में थी तब उसे खो देने के भाव मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। खड़े खड़े उसके घुटनों में दर्द उठने लगा था। उसने लॉन में रखी कुर्सियों की तरफ इशारा किया। पैरों में दर्द मेरे भी रहता है। हम दोनों बैठ गए।
ईश्वर ने हमें कोई संतान भी तो नहीं दी, उसकी आंखों में नमी थी, मैंने उसके कंधे थपथपाए। पति पत्नी के तौर पर तो हमने आजीवन साथ निभाने की कस्में खाई ही थी। आज उससे यह रक्षा सूत्र बंधवाकर हमेशा के लिए उसकी रक्षा का वचन पक्का कर लिया है। उसकी नम आंखों में चमक उतर आई थी। उसने मोटा सा चश्मा उतारकर अपनी आंखें पोंछी। मुझे उसकी यह खुशी अच्छी लगी। मैंने चुगल करनी चाहिए कि बुढ़ऊ तेरी खुद की रक्षा कौन करेगा। टेबल पर चाय रखते हुए बीपी की गोली थमाती हुई सुधा भाभी की कलाई पर बंधी। मेरे शब्द मुंह में ही रह गए। मैं जल्द से जल्द चाय खत्म करके घर जाना चाह रहा था। विष्णु की दुकान से 2 राखियां मुझे भी लेनी थी। लघु कथा समाप्त। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शेख शहजाद उस्मानी जी लिखते हैं, दरअसल पत्रात्मक शैली की लघु कथाओं में शब्द संख्या अधिक देखी या विसंगतियां अधिक उभारी जाती हैं। खैर, हम लोग अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 लेख मजुसा के सदस्य, सुप्रिया पाठक और रमा निगम। सुप्रिया पाठक गाजियाबाद से और रमा निगम जी भोपाल से। आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कोई प्रश्न पूछने वाली हैं या अपनी लघु कथा पढ़ने वाली हैं? सुप्रिया पाठक जी आप जो कान मुंह में लगाई हैं उसको निकाल दीजिए तो आवाज अच्छी। हाँ जी। शहजाद भाई का पूरक प्रश्न है, उस पर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। उन्होंने पूछा है कि पत्रात्मक शैली में क्या हुआ सुप्रिया? तैयार नहीं हो? जी तैयार हूँ। वो स्पीकर पे मेरी आवाज सही नहीं आ रहा है, इसलिए ये लगाना पड़ेगा। मुझे आवाज नहीं मिलती। चलो ठीक है, जब तक तुम तैयार हो जी मैं अपनी आखिरी प्रश्न आज की गोष्ठी का। डॉक्टर संभव जोशी जी और रजनीश जी, आप लोग दोनों प्रश्न पढ़ पा रहे होंगे? जी पढ़ पा रहा हूँ। पूनम जी का जो सवाल है कि लघु कथा की प्राथमिकता क्या होना चाहिए? प्रकाशन का निर्धारण करना पाठक मन को हर हाल में झकझोरना, बिना निदान के ही विसंगतियों का प्रश्न पर छोड़ दें। बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बीच में जो सवाल आए थे उसमें एक बात क्या निदानात्मक लघु कथा होनी चाहिए या ये बहुत जरूरी। तो लेखक का सबसे पहला दायित्व है एक समस्या को समाज के सामने रख के लिखने के माध्यम से ये समाज की विसंगति हो सकती है। पहले तो विसंगति क्या है अब उसको इस शैली में लिखा जाए कि वो ज्यादा लोगों तक जाए। दूसरी बात आती है कि अब वो है उसको उजागर कर दिया है, उसका निदान वो उसमें दे सकता है। निदान दिया जा सकता है लेकिन कई बार बिना निदान के भी विसंगति को आगे रख विसंगति को उजागर करके समाज को जागरूक किया जा सकता है। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं अगर हम इसमें नियम को करते अगर आपकी लघु कथा में विसंगति है तो निदान भी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जी जोशी जी, आपका माइक शायद म्यूट है जोशी जी।
पूनम जी नमस्कार। लघु कथा का उद्देश्य यही है कि विसंगतियों, विडंबनाओं और विद्रूपताओं को उजागर किया जाए। ये उसका सबसे पहला उद्देश्य है। उसके बाद में उसका अगला उद्देश्य ये होता है कि समाधान की तरफ एक हल्का सा इशारा करे। सबसे पहली चीज हम ये समझ रहे हैं कि लघु कथा उपदेशात्मक बिल्कुल नहीं है। उपदेश और संदेश दोनों में एक छोटा सा फर्क है। जो नीति कथाएं, बौद्ध कथाएं होती है वो उपदेशात्मक होती है, यानी कि यह करना चाहिए, वह नहीं करना चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल, इत्यादि इत्यादि। ये नीति कथा के उपदेश है। लघु कथा को ये उपदेश से कोई मतलब नहीं है। लघु कथा का काम सिर्फ ये है कि विसंगतियों, विडंबनाओं को उजागर करे, और उजागर भी इस तरह से करे कि वो जो सफेद कागज पर काले अक्षर जो दिखाई दे रहे हैं, वो काले अक्षर पाठक को अपने चेहरे पर नजर आए, और उसको पहुंचने के लिए वो अपनी जेब से रुमाल निकाल ले। जब तक लघु कथा इस तीव्रता के साथ पाठक को झकझोरेगी नहीं, तब तक उस विडंबना, विसंगति को उजागर करने का कोई उद्देश्य नहीं, कोई तात्पर्य नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो गई कि उसे उजागर भी करना है। एक समाधान परक, एक हल्का सा इशारा जरूर आजकल स्वीकृत हो गया है। हालांकि लघु कथा मुख्य तौर पर विसंगतियों को उजागर करने तक ही सीमित है। आजकल थोड़ा हल्का सा समाधान परक इशारा देने की तरफ और आगे बढ़ गई है। समाधान नहीं देती लघु कथा। समाधान पाठक के मन में खुद उपजना चाहिए कि ये वाकई में कोई पीड़ा है, और अगर है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, वो पाठक सोचेगा। लघु कथा निदान नहीं करेगी, उसको डिसीजन नहीं देगी, उसका निष्कर्ष नहीं निकालेगी। और जहां निष्कर्ष निकालना लघु कथा में शुरू होता है, वो लेखक की प्रवेश कहलाता है। ये भी एक लघु कथा का दोष है। जी, मेरा ये कहना है। आज के सवाल जवाब अब खत्म हुए। अब हमारे सामने 3 सदस्य उपस्थित हो चुके हैं। सुप्रिया पाठक गाजियाबाद से, रमा निगम भोपाल से और राजेंद्र पुरोहित जोधपुर से। सुप्रिया पाठक, अगर आप तैयार हों तो अपनी लघु कथा का वाचन करें। जी, प्रणाम सबको। मेरी लघु कथा का शीर्षक है सच्चा झूठ। आज डाकिया बाबू खुशी की एक चमक लिए आशा को आवाज लगा रहे थे। आशा बहन, देखो सुमित की चिट्ठी है। आशा खुशी से झूमती भागती हुई आई। डाकिया बाबू, आप ही पढ़कर सुना दीजिए, क्या लिखा है सुमित ने। डाकिया बाबू मुस्कुरा दिए। आज कितने महीनों के बाद आशा की आशा पूर्ण हुई है, वरना रोज वह बेटे की चिट्ठी के बारे में पूछती। डाकिया बाबू मना करते और दोनों ही उदास हो जाते थे। गला खखाकर डाकिया बाबू ने पढ़ना प्रारंभ किया। माँ प्रणाम, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अपना ख्याल रखिएगा। मैंने यहीं पढ़ते पढ़ते अचानक डाकिया बाबू रुक गए। पढ़िए न डाकिया बाबू, रुक क्यों गए आप? आशा के स्वर में व्यग्रता थी। डाकिया बाबू अपनी आवाज की लड़खड़ाहट को संभालते हुए नम आंखों को छुपाते आगे तेजी से पढ़ने लगे। माँ, मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई है। मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ। जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा और आपको अपने पास ले आऊंगा। आशा की आंखें खुशी से भर आईं। डाकिया बाबू ने जेब से 500 का नोट निकाला और आशा के हाथ पर धर दिया। देख बहन, पैसे भेजे हैं तेरे बेटे ने। लौटते हुए डाकिया बाबू मन ही मन बुदबुदाए, माफ करना भगवान, बुढ़िया को सच कह देता तो मर जाती बेचारी। धन्यवाद। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? दोनों अतिथि महोदय से अनुरोध है। मैडम ने बहुत अच्छी लघु कथा पढ़ी और उनको इसके लिए बधाई। बहुत बढ़िया मैं आपको कथा संवेदनाओं पर आधारित है। एक संबंध हुआ करता था ठीक है, और हमारा, और आज उस और कंप्यूटर के युग आपने लाया है। तो डाकिए का काम एक मानवीय एक छोटी सी कहना चाहिए आपने में डाला है, 500 रुपए इस पर जरूर काम करे। पोस्ट होती है। हाँ, ये जरूर है कि 5,000 भी दे सकता है, लेकिन अगर वो किसी को देगा तो उसकी
उस पर आप थोड़ा सा काम इसे एक कर सकते हैं। बाकी लघु कथा आपकी मदद करते हैं। जी, धन्यवाद। रमा निगम जी। जी, सभी को प्रणाम। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मेरी लघु कथा का शीर्षक है सेवा भाव। रोमा जी बेटे के लिए विवाह हेतु लड़की देखने गई। लड़की दिखने में साधारण थी, उतनी सुंदर नहीं जितना लड़का गोरा और स्मार्ट था। दिन भर लड़की वालों के घर में ही रुकी रही, एक चीज को ध्यानपूर्वक देखना और कौन क्या कह रहा है सुनना। आखिर जीवन भर का संबंध जो जोड़ने की बात हो रही थी। साधारण परिवार में रोमा जी के जीवन स्तर से काफी नीचे था। लड़की का परिवार साधारण था, जो कि रोमा जी के जीवन स्तर से काफी नीचे था। वहां एक असाधारण बात उन्होंने देखी। उन्होंने देखा उस घर का कुत्ता बुढ़ा हो चुका है। अब वह ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। बारी बारी से परिवार के सदस्य उठकर जा रहे हैं और उसका ख्याल रख रहे हैं। उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, कभी पानी तो कभी दूध या अंडा अथवा पेडिग्री खिला रहे हैं। जमीन पर गद्दा बिछाकर उसको उस गद्दे पर बिठा रखा है। अब वह उस कुत्ते को गद्दे सहित खींचकर बैठक कक्ष में ले आए। उनका कहना था इसे अकेले अच्छा नहीं लगता है, अब ये इसका अंतिम समय चल रहा है, जितनी सेवा कर सकते हैं कर लें। इसने हमारा बहुत साथ दिया है। इसका रंग काला है, बाल भी बहुत हैं इसके शरीर पर, इस कारण इसे गर्मी भी बहुत लगती है। इसलिए इस वर्ष इसके लिए पास वाले कमरे में हमने एसी भी लगवा दिया है। रोमा जी और उनका बेटा समझ गए कि जिस घर में कुत्ते की इतनी देखभाल तथा सेवा की जाती है, निश्चित रूप से उस घर की लड़की में भी बड़ों की देखभाल और सेवा के लिए भावना तो होगी ही। और उन्होंने बाकी चीजों को नजरअंदाज करते हुए उस घर की बेटी को अपनी बहू बनाना स्वीकार कर लिया। और इतना कुछ देखने सुनने के पश्चात रोमा जी और उनके बेटे के मन में भी दूसरों के प्रति सेवा करने की भावना जागृत हो गई। धन्यवाद। अगर इस पर मैं कुछ कहूँ, जी, आपकी आदरणीय रचना लघु कथा सेवा भाव बहुत अच्छी रही, लेकिन आप अन्यथा ना लें। जी, रचना के आखिरी में जो आपने स्पष्ट किया जी, वो एक्चुअली जब आपने बताया कि कुत्ते की जो वहाँ पे सेवा हो रही थी, उससे स्पष्ट हो गया था सभी को कि हाँ, आप क्या कहने जा रही हैं। तो आखिरी में आपकी जो 3-4 लाइनें थी उनकी कोई आवश्यकता नहीं। अगर वो आप ना कहती तो जो शुरुआत में विभा मैडम ने जो सवाल भेजे थे उसमें एक अनकहे की बात थी। एक्चुअली आपकी कथा बहुत अच्छी है, लेकिन बाद में आप लेखक को स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो स्वतः स्पष्ट हो जाता है और वो एक अनकहे की श्रेणी में आ जाता है। जी। तो ये मेरा कमेंट है, आप अन्यथा ना लें। नहीं, मैं बिल्कुल अन्यथा इसलिए नहीं ले रही हूँ कि लघु कथा में मेरा हाथ वैसे बहुत तंग है, क्योंकि मैं लघु कथाएं नहीं ज्यादा लिखती हूँ, मैं बहुत कम लिखती हूँ और मैं अभी सीखने की स्टेज पर हूँ। तो इसलिए आपका सुझाव मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। जी, हम सब विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं एक दूसरे से। जी। और आपका सुझाव मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। इस चीज के लिए मैम आपकी बहुत तारीफ करूंगा कि आप इस चीज को बड़े सकारात्मक रूप में ले रही हैं और अपने आप को ये समझ रही हैं कि मैं अभी विद्यार्थी हूँ। हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सभी जो है सीखने के दौर से गुजर रहे हैं। आपकी लघु कथा के लिए मैं कुछ और जोड़ना चाहूंगा रजनीश भाई के शब्दों में कि एक जगह शुरुआत में एक जगह जिक्र आया है स्तर का, जी, कि रोमा जी का जो स्तर है वो लड़की के स्तर से मैच नहीं खा रहा है। फिर आप उसमें तरह का सारा डिटेल जो डाल रहे हैं, वहाँ कुछ कंफ्यूजन पैदा होता है कि अगर उसका स्तर नीचे था तो फिर उसके पास कुत्ते के लिए ऐसी है, ये बहुत अजीब बात है। दूसरी चीज एक नोटिसेबल है कि लघु कथा में कभी भी किसी
पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं जोड़ना चाहिए, जहां तक उसके उसे अवॉइड कीजिए। डॉग फूड आप कह दीजिए, पेडिग्री डायरेक्ट आप नाम नहीं, जहां तक उसके ब्रांड को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके दो रीजन है, एक कॉपीराइट एक्ट भी होता है, दूसरी चीज हो सकता है मान सम्मान की बात हो, किसी को अच्छी लगे, किसी को, किसी कंपनी विशेष को बुरी लग जाए वो चीज, तो वैसे भी हमारे पर्टिकुलर किसी ब्रांड को नाम मिले, डॉग फूड आप उसे कहते हैं। तीसरी चीज ये अंतिम निष्कर्ष निकालने वाली बात होगी कि अंत में आप निकालेंगे तो लेखकी प्रवेश कहलाएगा। लेखक अपनी लघु कथा में सर्वत्र मौजूद है, आप लिख आप रहे हैं, आप अपनी लघु कथा में सर्वत्र मौजूद है, लेकिन आप उस लघु कथा में कहीं नहीं। ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि मैं आपसे काफी वरिष्ठ हैं, अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मैं क्षमा मांगते हुए ये चीज कि कभी भी तो सर्वत्र उपस्थित रहते हुए भी उसमें अपनी उपस्थिति दर्शानी नहीं चाहिए। लेखक उसमें उपस्थित होगा, अपना निष्कर्ष निकालेगा तो वो लेखक की प्रवेश की श्रेणी में आता है। तीसरी चीज, लघु कथा को उपदेश नहीं देना है, जो अंतिम पंक्ति है वो उपदेशात्मक हो गई है, तो इससे थोड़ा सा बच सकता है। और एक लास्ट चीज और कहूंगा कि शब्दों का दोहराव लघु कथा में स्वीकार्य नहीं है। अगर आप एक ही शब्द या एक ही वाक्य को दो जगह कह रहे हैं तो उसे कहने का तरीका अलग अलग होगा। शब्दों का दोहराव, क्योंकि ये लघु कथा शाब्दिक विविधता है, इसलिए शब्दों का दोहराव उचित नहीं माना जाता। नहीं कहना चाहिए था, पर आप मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आप लोगों से बहुत सीखने को भी मिला। बाकी मुझे लघु कथा मेरा ये पहला प्रयास ही था, तो मैं इस तरीके के चीजें मैं नहीं लिखती हूँ, लेकिन मैं लिखना चाहती हूँ और मैं सीखना भी चाहती हूँ, तो आपके सुझाव मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपका ये पहला प्रयास था तो हम लोगों को सीखने की, और जो और लोग भी अगर इस माध्यम से सुन रहे हैं तो उनको बहुत ऊर्जा मिलनी चाहिए कि आपने पहले प्रयास में इतना अच्छा लिखा, और जो हम लोग सुझाव देने का प्रयास कर रहे हैं अपने थोड़े ज्ञान से, उसको आपने बड़े सकारात्मक ढंग से लिया। लेखक का ये भी जो गुण है उसका आभूषण है, ये हम सबको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नहीं, मैं भविष्य में ध्यान रखूंगी। आपका अगर ये पहला प्रयास में आपका स्वागत है रमा निगम जी। और हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है। हमारे सामने दो उपस्थित हैं, संगीता गोविल जी गाजियाबाद से जुड़ी हैं, राजेंद्र पुरोहित जोधपुर से। आप राजेंद्र पुरोहित। म्यूट है आपका राजेंद्र जी, म्यूट है। हाँ ठीक है। रजनीश कैसे हैं? रजनीश जी कैसे हैं? बस जी बढ़िया है। दोनों अतिथियों को प्रणाम, मंच को प्रणाम और लेख्य मंजूषा प्रांगण को प्रणाम। और जैसी मेरी परिपाटी है लघु कथा प्रारंभ करता हूं तो डॉक्टर पुष्करणा को प्रणाम करता हूं, विभा दीदी को प्रणाम। मेरी लघु कथा का शीर्षक है मुलम्मा। मुलम्मा हम जानते हैं, कोटिंग, उसी को कोटिंग करते हैं मुलम्मा। योर ऑनर, मुजरिमा का शर्म के मारे मुंह ढांप लेना ही बताता है कि यह एक पेशेवर वेश्या है, लेकिन ये नहीं जानती कि इसके चेहरे से शराफत का मुलम्मा आज मैं उतारने वाला हूं। योर ऑनर, इसने पैसों के झगड़े को लेकर अपने दलाल का खून किया है। युवा सरकारी वकील की आवाज में जोश था। जज साहब ने मुजरिमा से कहा, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो कह सकती हो। जज साहब, मैंने कोई पाप नहीं किया। दिलावर जिंदा रहता तो मुझ जैसी न जाने कितनी और सुनीताएं वेश्या बन जाती। मुजरिमा का स्वर भर्रा गया। ओ, ऐसा क्या? सरकारी वकील मुस्कुरा दिया। तुमने अपने बयान में लिखा है कि मात्र 18 साल की उम्र में तुमने अपने प्रेमी के हाथों अपना कौमार्य गंवा दिया था। जानती हो, शादी के पहले इस तरह जवानी लुटाने वाली आगे जाकर वेश्या ही बनती है। सरकारी वकील का चेहरा घृणा से विकृत हो गया था। नहीं वकील साहब, तब नहीं जानती थी कि विश्वास और प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली निर्धन लड़की आगे जाकर वेश्या बनती है। मुजरिमा ने तीव्र स्वर में कहते हुए अपने चेहरे से स्कार्फ हटा दिया और आंखों में अंगारे भरकर बोली, और जानती तो यह भी नहीं थी कि धोखे से एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर उसका सर्वस्व लूटने वाला अमीर बाप का अय्याश बेटा
आगे जाकर सरकारी वकील बनता है। मेरे लघु कथा। वाह वाह, बहुत सुंदर पुरोहित साहब आपने कही। चलिए और अब विश्वास नहीं करेंगे, अतिथि के विचार। जी जी, शायद मैं जल्दी शुरू कर दिया था क्योंकि मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। आपने जो पुरोहित साहब आपने जो आखिरी में जो 2 बातें कही, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन संवादों में जो ताकत थी, वो लघु कथा की ताकत थी। और इस मंच के माध्यम से ये हम सब सीख रहे हैं। और एक जो समस्या आजकल आ गई है कि आप चट लिखो, पट फेसबुक पे डालो, लाइक्स मिलें, कमेंट आ जाएं और आप प्रसिद्धि पा जाएं। उन लोगों के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। बड़ी साधारण सी बात थी, लेकिन आपने बहुत कम शब्दों में बहुत दमदार तरीके से कही। और ये एक मंच के लिए सम्मान है। मेरा यही कहना। सर बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो, बहुत अच्छी लघु कथा आपने प्रस्तुत की है। मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं जब आपने लघु कथा वाचन शुरू किया तो मुझे अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की पिंक फिल्म याद आ गई। मुझे लगा कि इतना वरिष्ठ लेखक ये क्या कथ्य उठा लाए हैं। और लेकिन जैसे जैसे लघु कथा आगे बढ़ी, समाज शैली में लघु कथा है। समाज शैली की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि समाज शैली की लघु कथाओं में भूमिका नहीं बनानी पड़ती। ये समाज शैली की लघु कथाओं की बड़ी अच्छी विशेषता है, इसमें भूमिका नहीं बनानी पड़ती। और भूमिका लघु कथा का दोष है, भूमिका जितनी सीमित हो या न रखी जाए वही बेहतर है। अंत आते आते जो पंच लाइन जो निकल के आई, हमारी जो गोष्ठी आज शुरू, इसमें शुरुआत का ही पहला ही प्रश्न पंचलाइन से संबंधित आया था। तो ये उसका जवाब है कि पंचलाइन जो निकल के आई है वो इस लघु कथा से स्वतः निकल के आई है। इसमें पंचलाइन डालने की जबरदस्त उछेरने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये पंचलाइन स्वतः निकल के आई है और ये पंचलाइन ऐसी जबरदस्त निकल के आई है कि इससे रचना का सौंदर्य 4 गुना हो गया है। बहुत अच्छी लघु कथा, इसकी पंचलाइन इसकी जान है और इसका भाषाई सौंदर्य इसे उत्कृष्टता पहुंचा रहा है। सुधार की गुंजाइश सभी में होती है, पर ये एक अच्छी लघु कथा है। अब मैं शीर्षक नहीं सुन पाया। शीर्षक बोलो जी। जी, शीर्षक था मुलम्मा। मुलम्मा। मैं उसके चेहरे से शराफत का मुलम्मा हटाने वाला हूँ। मुलम्मा उसी का हट जाता है, वो मुलम्मा शीर्षक। ये मैं जोड़ने वाला था कि ये जो शीर्षक है इसने इसको एक अलग ऊंचाई दी है। बहुत बढ़िया सर। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मुलम्मा मतलब आवरण। जी है ना? कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति संगीता गोविल जी के द्वारा। संगीता गोविल जी लेख मंजूषा के सदस्य हैं, पटना में रहती हैं, लेकिन अभी अब अस्थानीय बनने जा रही हैं, गाजियाबाद में निवास करती हैं। पटना में इनका स्कूल चलाती थी, लेकिन गाजियाबाद रहने के कारण स्कूल को बंद की हैं। ये मतलब साहित्य जगत से लेके शिक्षा जगत तक के लिए दुखद बात है कि इनको स्कूल बंद करना पड़ा, लेकिन दिल्ली निवास का अपना सुख है, वहां कुछ शुरू करेंगे। संगीता गोविल जी अपनी लघु कथा का पाठ करें। इस मंच को प्रणाम है। मेरी लघु कथा का शीर्षक है फटा गिरहवान। कई दिनों से देखते देखते आज मिसेस अस्थाना ने अच्छी पड़ोसन होने का फर्ज निभाना उचित समझा। मिसेस आर्या, आप इन बाइयों पर इतना भरोसा कैसे कर लेती हैं? अपने दरवाजे पर खड़ी मिसेस आर्या को टोका। क्यों? इतने दिनों से काम करती है तो घर की सदस्य की तरह ही है ना? ना 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 ना, ऐसा तो कभी मत सोचो आप। ये दिल्ली है। दिल्ली हो या लखनऊ, सभी जगह इंसान ही हैं। हाँ, कुछ बुरे हैं तो कुछ अच्छे भी हैं, कोई नई बात तो नहीं है। सुना नहीं आपने? 312 नंबर की काम वाली उनका जेवर लेकर ही भाग गई, जबकि वह 8 साल से काम कर रही थी। मगर यह तो अपार्टमेंट है,
भाग कैसे सकती है? मिसेज आर्या असमंजस में पड़ गई। वही तो, कितना सफाई से काम किया है। आवाज में जीत की खुशी साफ झलक रही थी। इसीलिए हमने इसका आई कार्ड लेकर पुलिस जांच करवा कर रखा है। फिर भी तब तक सामान लेकर लौटती बाई ने मिसेज अस्थाना की बातें सुनकर बीच में ही टोक दिया। भाभी, हम चोर नहीं हैं, आप हमें चोर बनाते हो। हम काम पैसे के लिए करते हैं, पैसा नहीं मिलेगा तो खाएंगे कहाँ से? और आप अपनी राम कहानी भी बताओ जरा। मिसेज अस्थाना पैर पटकती हुई तेजी से अपने फ्लैट में घुस गई। रजनीश दीक्षित जी। जी, बहुत अच्छी रचना है। आपने इस प्रसंग के माध्यम से, इस लघु कथा के माध्यम से न केवल उस काम वाली की जो समस्या रखी है उसकी बात कही है, बल्कि आपने जो भी काम करता है, चाहे वो एक छोटे स्तर पे हो या बड़े स्तर पे, उसके काम की कीमत उसको नहीं मिलती है, ये इसमें एक समस्या है। और दूसरा, इसमें जो आपने कहने की कोशिश की है कि नियोक्ता को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए। जहां तक चोरी की बात है, तो चोरी छोटे स्तर पे भी होती है। वो एक कहावत है हिंदी में कि अगर पकड़ा गया तो चोर, नहीं तो फिर मतलब जो पकड़ा जाता है वो चोर हो गया। तो चोरी कई स्तरों से, कई तरीकों से होती है। लोग ईमानदार बनकर भी चोरी करते हैं। तो कुल मिला के आपने एक समस्या उठाई है। अच्छी लघु कथा, बहुत धन्यवाद। संगीता जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा, कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं सुन नहीं पाया। तो फिर से सुना दे क्या? कहाँ से नहीं? जी, ये रिकॉर्ड तो शायद हो गई होगी, तो जब ये रिकॉर्ड देखूंगा तो मैं कमेंट जरूर करूंगा। जब मैं इसका रिकॉर्ड देखूंगा जब मैं जरूर कमेंट करूंगा। जी। सुना रही, फिर से सुनना है क्या? बोल। मैं इसका रिकॉर्ड देख लूंगा, मैं रिकॉर्ड देख कर दोबारा कमेंट करूंगा मैं इस पर। अगर रिकॉर्ड हो गई हो तो फिर ठीक ही है। समय सीमा है तो इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करते हैं और आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम की समाप्ति पर है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और मैडम, आपका रजनीश दीक्षित जी, अपनी व्यस्तताओं से समय निकाल के आपको लेख मंजूषा के लिए देने के लिए हार्दिक आभार। आपने समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए आनंद की बात है कि आपने ये अवसर दिया। बहुत धन्यवाद। आप सभी से मिलके